बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब की सूरत हाल सबके सामने है। 2010 में ये कहा जाता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर है, तूफान नूह से भी बड़ा है। लेकिन अब कहा जाता है कि ये जो सैलाब इस दफा आज हम जिसमें से गुजर रहे हैं ये 2010 से भी बड़ा है। और ये हिस्टोरिकली पैटर्न को थोड़ा सा 2010 से तो मिलता है, लेकिन यूजुअली इंडस रिवर के ईस्ट में ज्यादा सैलाब का, क्योंकि दरिया सैलाब हो जाते थे, चनाब, झेलम वगैरह। 92 में झेलम से हुआ, 92 में जो बहुत। तो ये है कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान का इंडस, वेस्ट ऑफ इंडस है, वहां से शुरू हुआ और अब ईस्ट की तरफ, तो पैटर्न भी थोड़ा सा फर्क है। फिर ये है कि बजाय दरिया ओवरफ्लो होने के सवात में हुआ, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर था प्रेसिपिटेशन डायरेक्ट थी, रेन था। तो कहा यह जाता है कि ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है सारा। हमने आज मुनासिब समझा कि एक एक्सपर्ट को हम दावत दें ताकि हम समझें भी और बताएं कि क्या क्या कोताहियां और कमियां थी इसकी मिटिगेशन में और आगे इसको हमें किस तरह लेके चलना है। जनाब अहमद कमाल साहब, आप फ्लड कमिश्नर हैं और ज़ाहिर है आपका हिस्टोरिकल इसके ऊपर एक विजन है जो कि फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन एक आध मिनट में बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 2010 के से एक बड़ा मैनीफोल्ड उसके मुकाबले में है, और इसमें 2010 में जो डिफरेंस है वो ये कि वो हमारे टॉप से बॉटम की तरफ गया, ये बॉटम से टॉप की तरफ आया। बलूचिस्तान से सिंध और सदर्न पंजाब और फिर आगे केपी के अंदर ये गया। दूसरी चीज़ ये कि उसमें हमें एक सिस्टम की वजह से था, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सिस्टम्स के बीच में वेस्टर्ली ने अपना मेजर किरदार अदा किया इसके अंदर, और टेम्परेचर वेरिएशन इस पूरे सीज़न के अंदर बहुत रही है। और ये कहा जाता है महकमा मौसमियात की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि ये ठीक वो बात कर रहे हैं कि जो सवात में जो कुछ भी हुआ है वो लोकलाइज सिस्टम था, माइक्रो लेवल के ऊपर वहाँ पे लो प्रेशर बना और फिर उसने क्लाउड बस्ट को जन्म दिया और अनन फानन वसाई सिचुएशन हो गई। तो मैं ये कहूँगा कि ये स्लो ऑनसेट फ्लड था, जबकि 2010 वाला वो फास्ट ऑनसेट था। स्लो ऑनसेट इसलिए कि डेवलप होता 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 इसने पूरा इस तरीके के साथ सामने आया, और इसने तकरीबन मोर देन 50, 55, 60% ऑफ द कंट्री को इस वक्त पानी में रखा हुआ है। अच्छा, ये इसकी कोई मिटिगेशन हो सकती है? देखें, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं हमेशा, और मैं बाज़ औक़ात फिर ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बड़ा ब्लंटली बात करता हूँ। वो ये कि हमने बड़ी बात की है कि जी हमें प्रोएक्टिवली अप्रोच अख्तियार करनी चाहिए, और ये हमेशा हम रिस्पॉन्सिव होते हैं। जिस वक्त कोई चीज़ आ जाती है, डिज़ास्टर आता है, तो हम रिस्पॉन्स माउंट करते हैं। हमें जो मेन चीज़ है, हमारा ओवरऑल कंट्री का फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और फिर उन डिपार्टमेंट्स के अपने इस्तेदाद कार, ये सारी जो है, ये तो 2000 प्रोबेबली 2010 के लेवल पे या शायद उससे भी पीछे के लेवल के ऊपर भी खड़ी हुई है। और अगर हमने कोई नए इंस्ट्रूमेंटेशंस लिए हैं या कुछ किए हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटेशंस कौन से हमने लिए हैं? 2-4 हमने रडार लगाए, सारा कुछ किया। हम तो बेसिकली ऑब्सोलीट सिस्टम के साथ इस वक्त चल रहे हैं। हमें उन तमाम सिस्टम्स को, ना सिर्फ ऑब्सोलीट सिस्टम को दूर करना होगा, बल्कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ एंड प्लान्स हैं जो बनते चले आ रहे हैं, हमारे पास उसके लिए फंड्स नहीं होते। प्रोबेबली या ये है कि शायद हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो अब तक की हमारी प्रायोरिटीज़ रही हैं, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फंड्स का क्या स्केल है वैसे, जस्ट फॉर जी, मैं इसमें ये शेयर करूँ कि 2000 लास्ट 10 ईयर्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने फ्लड मिटिगेशन के लिए तकरीबन 113 अरब रुपए की डिमांड्स की। उस 113 अरब की डिमांड्स के अगेंस्ट तकरीबन 5.5 अरब रुपया उनको फराहम हुआ। अब इससे आप अंदाज़ा लगा तो लें। ये जो लॉस कहते हैं कि पिछली दफ़ा जो 2010 का था उसका कहते थे कि $10 बिलियन से ऊपर का नुकसान था, तो इस दफ़ा तो उससे ज़्यादा होगा। मैं समझता हूँ कि मैनीफोल्ड होगा। अच्छा, रीज़न उसका ये है कि देखें, एज़ ऑफ टुडे तो 157 तो खाली बड़े और छोटे ब्रिजेज़ हैं। लातादाद डैम्स, छोटे डैम्स जो हैं, जिनमें कुछ छोटे स्टोरेज डैम्स भी वो बलूचिस्तान में तबाह हुए हैं। इससे हट के आपका लाइफ स्टॉक का कितना नुकसान हुआ है, आपके तकरीबन से 10 लाख के करीब आपके घर तबाह हो चुके हैं। अच्छा, सारी चीज़ों को भी छोड़ें, आपका रोड नेटवर्क टोटल ख़त्म हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका ख़त्म हो गया। और 2015 में, 2010 के बाद वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी, और उसने कहा था कि गॉड फॉरबिड अगर 2005 जैसा ज़लज़ला या 2010 जैसा फ्लड दोबारा आया ना,
وہ تقریباً 15.5 to 16 بلین ڈالر کا نقصان لے کے آئے گا، یا 40% آف ہمارے جو پی ایس ڈی پی ہے وہ اس کے برابر ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 15.5 بلین سے بھی زیادہ کا یہ نقصان ہوگا اگر اس کی ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ جو ہے ہم نے جس طریقے سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے مل کے کروائی تھی۔ ابھی تو فی الحال ہم ریلیف فیز کے اندر ہیں، اور ریلیف فیز بھی یہ جو ہے وہ بڑا 2010 کے مقابلے میں بڑا ڈیفیکلٹ ریلیف فیز ہے۔ اچھا، آپ تو اتنا بڑا لاس ہے، اور جو 105 ارب روپے ہیں وہ تو میرا خیال ہے چند ملین ڈالر بنتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پرووائڈ کیا جاتا؟ آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے؟ زیادہ انسٹیٹیوشنز میں کیپیسٹی نہیں ہے گورنمنٹ کو بتا سکیں یہ کیا ہے؟ اس میں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ جو ہے، دیکھیں فلڈ از ناٹ اے ڈیولپمنٹ سیکٹر، اس میں آپ نے پروٹیکشن دینی ہے، تو پہلی آ جاتی ہے ترجیح کہ جی یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے۔ ڈیوالو سبجیکٹ ہے تو پھر پروونشل لیول کے پر ہی اس کو کیوں نہ دیکھا جائے۔ اس کے اوپر دوسری بات یہ ہوتی ہے، ناؤ دس از ہائی ٹائم، میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں فیڈرل فلڈ کمیشن انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس کا پرپز کیا تھا؟ اس کا پرپز یہ تھا کہ 73 اور 76 میں میجر فلڈز آئے تھے، اور اس وقت یہ چیز سامنے آئی تھی کہ صوبائی لیول کے اوپر فلڈ پروٹیکشن کے لیے جو سینٹر ان کو فلڈز مینجمنٹ کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے وہ بلاک ایلوکیشن کی فارم میں ہوتا ہے، اور بعض کا دوسرے سیکٹرز میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تاکہ 77 نے بنایا تو اس لیے بنایا کہ کمپریہنسو وے میں آپ فلڈ کو ہینڈل کریں۔ اس میں پلان 1 بنا، پلان 2 بنا، پلان 3 بنا، پلان 4 جو ہے وہ 2017 کا بنا ہوا ہے، اور 332 ارب روپے کا وہ پلان ہے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی سنگل روپی کی صد فائنینسنگ نہیں ہے، پلان بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد جس وقت ہم نے پروجیکٹس ڈیولپ کیے تو وہ ہمارے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے تو اپروو ہو چکے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس وہ فزیکل اسپیس نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ 96 بلین یا 100 بلین کا ایسا پروجیکٹ جس میں کہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ پوٹینشیل تو اس میں وہ نہیں ہوگا نا، اس میں پروٹیکشن ہی ہے کر سکے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر ایک کانسیپٹ یا ایک رائے یہ ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ اس کے اوپر جب تک ہمارے پاس فورن ڈونرز اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے تو اس وقت ہمارے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ اب لکیلی ہمارے پاس نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ بھی قائم ہوا ہے پچھلے 3-4 سال سے، تو دس از ہائی ٹائم۔ دیکھیں جو بھی گورنمنٹ ہو، ہر گورنمنٹ کی ایک ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن اس اسٹیج میں جس میں اس وقت ہم جا رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ میں ہے یا کوئی گورنمنٹ میں نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں مثلاً کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ سائڈس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں ایز اے نیشن اب اس کو اگر تو ہم سیریس ہیں کرنے کے لیے، یہ اس دفعہ جو کلائمیٹ کا امپیکٹ آیا آپ کے خیال میں اگلی دفعہ کبھی دوبارہ نہیں ہوگا؟ یہ تو آپ کے لیے آئی اوپنر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بولڈرز چلتے آ رہے ہیں، کیسے اسٹرانگ بریجز ادروائز جو تھے۔ کل NHA کے ایک صاحب نے ایک میٹنگ میں بتایا کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ہوا KP سائٹ پہ، وہاں پہ ایک برج تھا جس کو کہ 5 فٹ ہائی کر کے 2010 کے فلڈ کے کانٹیکسٹ میں تیار کیا گیا تھا، وہ ٹوٹل کا ٹوٹل اس نے آیا اور اٹھا کے اس کو پھینک دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اسٹرکچرز بھی بہت اسٹرانگ بنانے پڑیں گے، گرے اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو گرین اسٹرکچرز کی طرف بھی جانا ہوگا جو کہ کلائمیٹ فرینڈلی بھی ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کی ہم نے اپنے ایریاز کو بہت پیوڈ کر لیا ہے۔ ہمارا جس وقت پیوڈ ایریا کے اوپر برسات ہوتی ہے تو اس کا رن آف بہت ہوتا ہے، رن آف بہت ایبزارب نہیں ہوتا اور اس کا ڈیمیج پوٹینشیل بہت ہوتا ہے۔ سائڈ بائی سائڈ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں ہمارے جو ناردرن ایریا، پروبلی یہ اسپیکٹ کسی نے سوچا نہیں ہے، لیکن آپ جس فیلڈ میں ہوتے تو آپ کے نظر میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا یہ ایریا ایکٹیو سیزمک بیلٹ کے اندر ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے اندر وہ فالٹ لائن آتے رہتے ہیں، زلزلے بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری جو پہاڑی علاقے ہیں ان کے اوپر جب رین پڑتی ہے اور جس طریقے سے ان کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے چھوٹے چھوٹے زلزلوں کی فارم میں، تو برسات کے بعد ان کے اندر باقاعدہ جو پانی جسے سیپ کرتا ہے وہ پانی سیپ کر کے پھر فردر لینڈ سلائڈ اور ان ساری چیزوں کو بھی پروموٹ کرتا ہے۔ ہمارے ناردرن ایریا میں ہم بار بار آج کل بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ بہت جلد میلٹ ہو رہے ہیں اور آنے والا وقت ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ گلیشیئرز کے اوپر کاربن ایمیشن کا امپیکٹ ہے۔ ہمارے گلیشیئرز گرے ٹو بلیک ہو چکے ہیں کتنے، جس کی وجہ سے ان کا ہیٹ ایبزارپشن پاور
ब्लैक कलर है या ग्रे है तो वो ज़्यादा होता है, जब वो हीट रिटेंशन उसमें ज़्यादा होती है तो विद द पिघलना पैसेज ऑफ शुरू टाइम होता उनकी मेल्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। इस सारी चीज़ों से हट के देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर हम कम बनाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बनाएं, अब हमें बहुत इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली सोच के बनाना पड़ेगा। है। अच्छा ये बताएं कि ये डैम्स के बारे में फिर आ रहा है कि अगर बड़े डैम कुछ बने होते हैं तो कुछ हम फायदा उससे हो सकता है। देखिए, कुछ डैम्स जो हैं ऐसे हैं जिनको हमने खुद कंट्रोवर्शियल कह लीजिए करार दिया हुआ है, या हम कहते हैं कि जी वो कंट्रोवर्शियल है, जबकि हिस्ट्री ये बताती है कि जिस वक्त हम पाकिस्तान में डैम्स के इस सारी को डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने कालाबाग डैम कहा था कि कालाबाग डैम को सबसे पहले बनना चाहिए। बहरहाल लेकिन वो इस वक्त भी नहीं है। अब ये राय बड़ी बढ़ती जा रही है कि कालाबाग डैम या इस तरह के जो बाकी के और स्ट्रक्चर या कह लीजिए जिसके ऊपर हमारा कंसेंसस हो, लेट्स से कि मैं इनकी बात नहीं करता क्योंकि ये ऐसा इशू है कि जिस पे हमें बात करनी भी नहीं चाहिए। इट इज़ टू बी सीन। टेक्निकली तो करनी चाहिए जी, बिल्कुल। टेक्निकली मैं ये राय दूँगा कि वो साइट बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी साइट है। और ये जो मौजूदा अभी फ्लड आया, तो वहाँ पे अगर हमारी डैम साइट अवेलेबल होती, तो उसमें जो नौशेरा से इतना वो जनरेट हुआ डाउनस्ट्रीम काबल का, वो कह लीजिए कि हम एब्ज़ॉर्ब करते। और इसी तरीके के कितने और डैम्स हमारे पास होने चाहिए थे। और अब तो ये भी बात भी है कि आप देखें कि एक तरफ तो हमारे ये तरबेला भरा हुआ है, दूसरी तरफ से हमारा मंगला तकरीबन 45% खाली इस वक्त तक भर सका है। दैट मीन्स लास्ट ईयर आज के दिन में जो 13.4 मिलियन एकड़ फीट हमारी टोटल अवेलेबल स्टोरेज है, उसका तकरीबन 10.2 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारे पास है। इस दफ़ा तो 9 कुछ है। तो अभी भी हम डैम्स नहीं फिल कर सके, जबकि दूसरी साइड पे इतनी बड़ी हमें प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, हम सब के लिए लम्हे फ़िक्रियाँ हैं कि येस, वी आर नॉट द डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। तो अगर हमने यहाँ पे कोई एंटी डैम कह लीजिए कि अप्रोच को लेके चलना है, तो जिस वक़्त हम डेवलपमेंट के किसी एक ख़ास स्केल को टच कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमें सोचना है, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। दुनिया में कहते हैं कि जी आपके रिवर्स में जब तक एनवायरमेंटल फ्लो नहीं होगा, उस वक़्त तक आपका फ्लोरा फौना और आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। वहाँ पे क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स रहेंगी। इस वक़्त हमारे और साथ ही ये भी है कि फॉर अ गुड कह लिए वाटर रिसोर्सेज़ के लिए, गुड एग्रीकल्चर के लिए और गुड कम्युनिटी फीड के लिए आपके पास टोटल वाटर का 40% स्टोरेज की फॉर्म में होना लाज़मी है। इस वक़्त उसके मुकाबले में हमारे पास अराउंड 10 या 11% है। तो दैट मीन्स हमें 20% 30% अभी स्टोरेजेज़ की हाँ ज़रूरत है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त टोटल कैपेसिटी 13 मिलियन एकड़ फीट है तो ये बढ़ के कुछ 40 40-45 मिलियन एकड़ होनी फीट तक, चाहिए। यानी 4-5 बड़े डैम और बड़े डैम। और मैं इसमें आपको बताऊँ कि 2005 में बाकायदा एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई थी, और उस स्टडी में 5 डैम्स को बाकायदा वर्कआउट किया गया था। जिस वक़्त स्टडी की गई, तो उस वक़्त ये चीज़ सबसे पहले उस स्टडी ने प्रूव की थी कि कितना पानी ऐसा है जो अनयूटिलाइज़्ड अरेबियन सी का हिस्सा बन जाता है। तो उसने फिर उसको मॉडल किया गया। मॉडल से ये पता चला कि तकरीबन आपके कोई 32 टू 33 मिलियन एकड़ फीट अनयूटिलाइज्ड होता है। तो उसमें से फिर जो सी वाटर इंट्रूजन को रोकने के लिए जरूरी था, ज़रूरी था, फ्लो। वो निकाल के तो पीछे आपके बचता था तकरीबन 24.5 या 25 मिलियन एकड़ फीट। बहुत है। तो उस वक़्त ये बात सामने आई थी कि हमें 25 मिलियन एकड़ फीट के 5-5 मिलियन एकड़ फीट का हम 5 डैम भी बना लेते हैं, तो नेचुरली आपको पता है कि बड़ा डैम जो है वो किसी 5-7 साल में नहीं, उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है, मेजर स्टडीज़ होती हैं, और फिर उसमें पब्लिक के डिस्प्लेसमेंट के और बाकी एनवायरनमेंट के बड़े कंसर्न्स होते हैं। तो हमने उस सारी ये चीज़ें सामने होने के बावजूद हमने वो किया नहीं। अब ठीक है, कुछ एक्टिविटी शुरू हुई, 2 डैम्स हमारे शुरू हुए बनने, कुछ और भी छोटे डैम्स का बीच में प्लान था। लेकिन ये है कि ये अब हमें अब इबादत के तौर पे इस चीज़ के ऊपर लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वन लाइनर के तौर पे आप बताएं एज ए फ्लड कमिश्नर, तो क्या आप कहेंगे कि क्या आगे हमें करना चाहिए? मैं सिंपली ये कहूँगा कि जी हमें जो इस वक़्त हमारा नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान है, उसको रिव्यू करके उसमें जो हमारे मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उन सेंसिटिव एरियाज़ को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हमें अपना जो
अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको दूर दराज के एरिया में, जिसमें हमें ये भी पता चले कि क्लाउड बस्ट है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास हो। एक नई टेक्निक्स है जिसे हम नाउ कास्टिंग कहते हैं। फोरकास्टिंग का तो हम सबको पता है, 24 आवर्स में ये होगा। नाउ कास्टिंग जो आपको आने वाले 3 घंटे, 6 घंटे, इवन आने वाले 1 घंटे की भी खबर देती है। हमें वो तमाम टेक्नोलॉजी चलानी होगी। हमें अपने तमाम इदारे, फेडरल फ्लड कमीशन, महकमा मौसमियात को जदीद बुनियादों पे बनाना पड़ेगा। इन इदारों की जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो पिछले 10-10, 15-15, 18-18 साल से कोशिश के बावजूद अभी तक वो हो नहीं सकी। ये जो डिवॉल्व हुआ है 18th अमेंडमेंट में, आप समझते हैं इसको दोबारा से इवॉल्व करना चाहिए? बड़ा ज़रूरी होगा, ताकि पूरा एक आप कह लीजिए कि ओवर आर्चिंग तरीके के साथ इस चीज़ को हैंडल किया जाए। आपकी बात को मैं इस तरीके से फर्दर लेके चलूँगा कि हमने उनके इख्तियारात नहीं लेने, लेकिन उसमें हमारी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाए, जिससे कि टू वे प्रोसेस से जो स्ट्रेंथ उस सिस्टम को डिवॉल्व लेवल के पर चाहिए, वो स्ट्रेंथ उसको फेडरेशन से मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, ये जो गुफ्तगू हो रही थी, ये कोई किसी आम आदमी से नहीं थी हो रही, ये फेडरल फ्लड कमिश्नर से हो रही थी, सिटिंग इनकम्बेंट इस वक्त भी, जिनका प्योरली टेक्निकल और जिनका सियासत से कोई दूर का ताल्लुक नहीं है। 2-3 चीज़ें इन्होंने बताई जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसकी मिटिगेशन ज़रूरी है, क्योंकि मिटिगेशन ना होने की वजह से इस दफ़ा 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो ये समझते हैं कि होगा। और मिटिगेशन के लिए 300 कुछ अरब, 200-300 अरब रुपए चाहिए, जो कि चंद मिलियन डॉलर बनते हैं, जो कि बहुत थोड़ा है उससे। और इसको खर्च इसलिए नहीं किया जाता कि वो सियासी तौर पर डेवलपमेंट में वो इंक्लूड नहीं होते उस तरह से। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि डैम्स बनने चाहिए ताकि उससे इरिगेशन में भी बेहतरी आए, बिजली तो ज़ाहिर बनेगी और उससे फ्लड की प्रोटेक्शन भी हो सके। तीसरी चीज़ जो इन्होंने ये बताई कि जो 18th अमेंडमेंट में इख्तियारात सूबों के पास और डिसजॉइंटेडली काम करते हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो इसको नहीं मानता पूरे मुल्क में। तो ये फेडरल लेवल पे ये इवॉल्व होना चाहिए और फेडरल लेवल के ऊपर कैपेसिटी बिल्ड करने चाहिए। इसके लिए अगर आइंदा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ये है तो ये आइंदा भी डिज़ास्टर शायद होते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।